Hi, welcome to Minerva Classes Khagadia. I'm Sudhanshu Kumar and you are watching Minerva Classes Khagadia. आज हम CTET के एक नए सेगमेंट के साथ आपके बीच मौजूद हैं। जैसा कि इससे पहले हमने आपको संभवतया 10 या 11 जनवरी करवाया होगा, जिस डेट में भी एग्जाम हुआ होगा उसके पेपर को हमने करवा दिया है। आज 12 जनवरी का सेशन हम आपको करवाएंगे। आज 12 जनवरी 2022 का जो प्रीवियस ईयर है उसको हम करवाएंगे। आइए देखते हैं आज के सेगमेंट का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी। रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी, जबकि पूजा इसी शब्द के उच्चारण करने में 24 महीने का समय लेती है। इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। यह कहना गलत है कि कोई बच्चा जो 18 महीने में भाषाई विकास कर लिया, उस भाषाई विकास को करने में किसी बच्ची को 24 महीने लग गए तो उसका डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, कंप्लीटली सस्पेंडेड था। तो यह स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि विकास की जो दर होती है वह अलग अलग होता है। विकास का जो स्पीड होता है, मात्रा भी अलग अलग होता है सब बच्चों में निश्चित तौर पे। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। आते हैं इसके कारण की ओर, जानते हैं। विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करते हैं। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं, जिसको भी आप बेस बना करके कहते हैं विकास हो रहा है, वे जो माइलस्टोन्स हैं, प्रतिमान हैं, तौर तरीके हैं, आप उसका अनुमान लगा करके, भविष्यवाणी करके निर्धारित लक्ष्य, जो भी टारगेट आपने दिया कि उम्र तक बच्चा ये प्राप्त कर लेगा, उसकी सटीक भविष्यवाणी आप कभी नहीं कर सकते हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन सटीक भविष्यवाणी करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि विकास अलग अलग फेज में अलग अलग तरीके से होता है। स्पीड अलग होता है, मात्रा अलग होती है। कोई बच्चा जल्दी फिजिकली मैच्योर हो जाता है, कोई मेंटली जल्दी डेवलप हो जाता है, तो किसी का संवेग पर नियंत्रण नहीं होता है। इसलिए आपका यह भी गलत है। इसलिए आंसर हो जाएगा 4, ए और आर दोनों गलत है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आपके क्वेश्चन है, मध्य बाल अवस्था का काल क्या है। देखिए, यूं तो बाल अवस्था का स्पेसिफिक काल नहीं होता है, फिर भी सीटेट ने इसको 6 से 11 वर्ष माना है। चौथा विकल्प यहां से गायब है। 11 वर्ष और इससे ऊपर, इससे ऊपर आपके आंसर हो जाएंगे 6 से 11। देखिए, यदि आपसे पूछे बाल्यावस्था, तो आप इसको पहले तो 2 फेज में बांट लीजिए। एक पूर्व बाल्यावस्था, जिसको प्री चाइल्डहुड पीरियड या फेज कह सकते हैं, और दूसरा होगा उत्तर बाल्यावस्था, इसको आप पोस्ट चाइल्डहुड फेज कह सकते हैं। बाल्यावस्था का जो पीरियड होता है वो नॉर्मली 2 से 12 वर्ष होता है, लेकिन जब पूर्व बाल्यावस्था की बात हो तो 2 से 6 वर्ष, और उत्तर बाल्यावस्था की अवस्था हो तो 7 से 12 वर्ष। बट आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मध्य बाल्यावस्था, तो जब मध्य बाल्यावस्था आ जाए, जैसा सीटेट ने मेंशन किया है 6 से 11 वर्ष, और तब ये तकरीबन 2 से 6 तक चलेगा, और ये आपका उत्तर बाल्यावस्था 11 से 14 वर्ष तक चलेगा। थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर रहा है अपने ड्यूरेशन को। तो फाइनली आप इतना जरूर याद रखेंगे कि जब भी आप मध्य बाल्यावस्था, मिड चाइल्डहुड की बात करेंगे,
तो 6 से 11 वर्ष, और 6 से 11 वर्ष का मतलब हो जाएगा कि पियाजे की ओर फोकस करें तो यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की ओर इशारा कर रहा है, जो इसका थर्ड फेज है, यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज तीसरे फेज की जो इसके कैरेक्टरिस्टिक होंगे, तीसरी अवस्था के वो सारे लक्षण पाए जाएंगे मध्य बाल अवस्था में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। पांच साल की बच्ची क्या कर सकती है? संभावित कारणों और उनके प्रभाव की परिकल्पना। 5 साल की बच्ची है, 5 साल है, 5 साल देखिए 2 से जो 7 साल होता है पियाजे के हिसाब से, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है, अर्थात पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है इसको। परिकल्पना हाइपोथेसिस थिंकिंग, ये आपके चौथे फेज में होता है, इसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, तो यह विकल्प आपका गलत है। घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल प्रयोगों की योजना बनाना, जटिल प्रयोग की योजना इस समय नहीं बनाया जा सकता है, यह भी गलत है। प्रतीकात्मक और अमूर्त तर्कीकरण, सिंबॉलिक खेल, प्रतीकात्मक खेल तो होगा, लेकिन अमूर्त तर्कीकरण, अमूर्त की चर्चा होगी तो वो हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या चौथी अवस्था होगी। आपको यहां कह रहा है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार कहा जा रहा है, तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार का मतलब होता है और प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत, कि आपको जो भी टारगेट दिया जा रहा है आप उसके हिसाब से अपने बिहेवियर को करेंगे। आपके व्यवहार में उन बातों की समानता होगी, समावेशन होगा जो भी आपको कहा जा रहा है। निश्चित तौर पे बच्चा कब इस तरह की बात करेगा? जब वह तर्क करना नहीं सीख पाया, अर्थात बच्चा क्या होगा? अतार्किक होगा, इलॉजिकल होगा। जब बच्चा अतार्किक होगा, तार्किक चिंतन नहीं कर पाएगा, तभी तो वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करेगा। और खेल भी कैसा? तो प्रतीकात्मक खेल, सिंबॉलिक खेल। इसमें क्या करेगा? बच्चा गुड़िया को देखेगा और गुड़िया को बता सकता है कि उसका क्या है, भाई है, बहन है। चांद को देख करके कह सकता है, उसके किसी दोस्त से उसका चेहरा वगैरह मिलता है, जो भी हो। तो ये क्या हो जाएगा आपका? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार और प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत 2 से 7 साल में, और ये बच्ची की उम्र क्या है? 5 साल। यही आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आज थोड़ी बोर्ड में प्रॉब्लम है, इसलिए जिस एप्स में पढ़ा रहा था उस पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा विलंब होगा इसमें। आई थिंक कि आप लोग को 1-2 मिनट ज्यादा समय देना पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, थोड़ी परेशानी होगी। क्वेश्चन नंबर 4, डैश बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए जिम्मेवार है? देखिए, परिवार प्राथमिक सामाजिकरण, जनसंचार के साधन द्वितीयक, धार्मिक संस्थान द्वितीयक, स्कूल द्वितीयक, तो आपका परिवार हो जाएगा। परिवार छोड़ के बाकी सब सेकेंडरी होगा। परिवार जो होता है वह सामाजिकरण की पहली इकाई या पहला यूनिट होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए, नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है। देखिए, नई जानकारी को शामिल करना, जब कोई बच्चा नई जानकारी को शामिल करता है, इसको हिंदी में समावेशन और अंग्रेजी में एसिमिलेशन कहते हैं। जब नई जानकारी में नए ज्ञान में लिख देता हूं, थोड़ा कम लिखना पड़ेगा, नए ज्ञान में कुछ परिवर्तन करना पड़े, थोड़ा सा अमेंडमेंट करना पड़े, थोड़ा परिवर्तन करना पड़े, और तब उसको अपने स्कीमा में शामिल करे, तो इसको कहा जाता है समायोजन। इंग्लिश में
अकोमोडेशन कहलाता है ये। तो यहां भी वही बात हो रही है कि नए अनुभव का बोध करने के लिए अपनी स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, संशोधित कर रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, आपका एकोमोडेशन 2 नंबर में आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अनुकूलन क्या है। अनुकूलन वह स्थिति होती है जिसमें कोई बच्चा किसी भी स्थिति में अपने आप को ढाल लेता है। पियाजे के हिसाब से अनुकूलन के 2 छोटे पार्ट होते हैं, एक को एसिमिलेशन कहते हैं और दूसरे को एकोमोडेशन कहते हैं। एसिमिलेशन मैंने भी तुरंत कहा, ये एसिमिलेशन है, ये एसिमिलेशन है और नीचे एकोमोडेशन है। और एसिमिलेशन से एकोमोडेशन, इसके बीच को जोड़ने वाली कड़ी को हम क्या कहते हैं ना, उसको कहते हैं, इसमें लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको बताता हूं, उसको संतुलन कहते हैं, उसको संतुलन कहते हैं या इक्विलिब्रेशन कहते हैं। अब आते हैं संरक्षण। संरक्षण जो है यह पियाजे के तीसरे फेज की एक अवस्था है जिसमें बच्चा में रिवर्सिबिलिटी यानी पलटावी गुण आ जाता है। पलटावी गुण आएगा तभी संरक्षण कर पाएगा। संरक्षण में क्या होगा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि सपोज आपने दूध से दही बनाया और बच्चा को पता चल जाएगा कि ये दही जो है उसी दूध से बना है, अर्थात दूध की क्वालिटी को महसूस करेगा दही में। ऐसा नहीं है कि दही को देखने के बाद वह कहेगा कि ये अलग वस्तु है, किसी और जगह से आया है या कहां से आया है। तो उसने क्या किया, दूध के गुण का संरक्षण कर लिया, इसलिए दूध को दही में परिवर्तित करने के बाद भी उसके मूल स्रोत को वह पहचान पा रहा है। केंद्रीकरण में क्या होगा, सेंट्रलाइजेशन में इसमें बच्चा एज ए होल देखेगा, किसी भी चीज को एज ए होल देखने की कोशिश करता है, संपूर्णता के साथ देखता है, अर्थात जो उसका मेन फीचर होता है वह देखता है। जैसे कोई एक आप गाड़ी लेके आ रहे हैं, 4 व्हीलर लेके आ रहे हैं, सपोज आप मर्सिडीज लेकर के आ रहे हैं, तो बच्चा कहेगा कि यह एक गाड़ी है, मर्सिडीज नहीं बता पाएगा कि उसमें क्या क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज है, एयर कंडीशन है, नॉन एयर कंडीशन है, कितने सीटर्स हैं, उसका माइलेज वगैरह क्या होगा, उसकी रंगत कैसी है, मतलब स्पेशल फीचर ही बताएगा, अलग अलग पार्ट में एनालिसिस नहीं कर सकेगा। इसी को कहते हैं केंद्रीकरण। तो ये भी आपका जो केंद्रीकरण होता है, सेंट्रलाइजेशन, ये सेकेंड फेज में होता है, तब जब बच्चे की उम्र 2 से 7 साल यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में, ऑपरेशन नहीं कर पाता है बच्चा, ऑपरेशन मतलब चिंतन नहीं कर पाता है, सोच नहीं पाता, इसलिए एज ए होल दिखता है। यही जब थर्ड फेज में जाएगा, अर्थात कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जाएगा, तो केंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण में बदल जाएगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका समायोजन, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, अपने स्कीमा में परिवर्तन कर रहा है, इसलिए एकोमोडेशन हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अप्सा एक आलू की चिप्स को दिखाते हुए कहती है, तितली। अप्सा को आलू की चिप्स कैसी दिख रही है, तितली के जैसे। जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है। संवेदी चालक बिल्कुल नहीं, ये 0 से 2 साल होता है। पूर्व संक्रियात्मक बिल्कुल, यही आंसर हो जाएगा। क्यों होगा बता रहा हूं, ये होता है आपका 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक ये हो जाएगा आपका 7 से 11 वर्ष। अमूर्त हो जाएगा 11 प्लस 11 के बाद। अब देखिए क्या कर रही है बच्ची, चिप्स को तितली बना रही। अभी हमने कहा था आपको प्रतिमूर्ति निर्माण, प्रतीकात्मक खेल जो कहिए, हालांकि दोनों में समांतरता थोड़ा अंतर भी है। प्रतिमूर्ति निर्माण क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है आप किसी इमेज को किसी और रूप में फॉर्म कर लेते हैं, अर्थात आलू का चिप्स प्रतीकात्मक खेल है एक तरह से। आलू के चिप्स को किस रूप में देख रहे हैं, तितली से आप ऐड करके देख रहे हैं। इसमें बच्चा अभी मैंने बताया था जस्ट इसके पहले कि गुड़िया को कहता है कि मेरा भाई है या मेरी बहन है। तो यह आंसर हो जाएगा आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। बच्चा ऑपरेशन नहीं कर पा रहा है, थिंकिंग नहीं पर कर पा रहा है, सोच नहीं पा रहा है। ऑपरेशन का मतलब होता है चीर फाड़ करना, अर्थात अपने दिमाग में विचारों का चीर फाड़ नहीं कर पा रहा है बच्चा, अपने दिमाग में विचार को कई तरीके से अपसारित तरीके से सोच नहीं पा रहा है, डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं कर पा रहा है, इसलिए वह किसी चीज को किसी ऐसे चीज से रिलेट कर दे रहा है। इसलिए मैंने कहा था अतार्किक चिंतन। कैसा चिंतन, ये तार्किक चिंतन है। यदि कोई बुजुर्ग होगा, कोई वयस्क होगा, किशोर अवस्था का बच्चा होगा, तो आलू की चिप्स को तितली कभी नहीं कहेगा। क्यों, क्योंकि वह लॉजिकल थिंकिंग कर रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है, वह तार्किक चिंतन कर रहा है। देखिए छोटा बच्चा तार्किक चिंतन नहीं कर पा रहा है, वह तार्किक चिंतन कर रहा है, इसलिए आलू की चिप्स में उसको तितली जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। तो 6 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।
ये 7 नंबर क्वेश्चन आ नहीं रहा है, मैं कोशिश करता हूं। चलिए, ये रहा अपना 7 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन है, मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं। लेव वाइगोत्स्की कंसीडर्स व्हिच फैक्टर्स टू बी इंपॉर्टेंट इन इन्फ्लुएंसिंग द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। लेव वाइगोत्स्की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं? लेव वाइगोत्स्की की चर्चा जब भी होगी तो 3 शब्द पे गौर करेंगे। एक तो समाज, उसके बाद संस्कृति, और जो तीसरे शब्द है वह है भाषा। थोड़ा इसको देखिएगा, इस इंसेक्ट को देख लीजिएगा, ये डिस्टर्ब करेगा। यदि कोई है अंदर में तो देख लीजिएगा इसको। भाषा, जब भी लेव वाइगोत्स्की की चर्चा होगी तो 3 शब्द आएंगे डेफिनेटली, समाज, संस्कृति और भाषा। और कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए संस्कृति को मानते हैं, बिल्कुल सही है। कल्चर को मानेंगे, लैंग्वेज को मानेंगे, मॉडिफिकेशन एंड बिल्डिंग्स ऑफ स्कीमा। स्कीमा की चर्चा पियाजे ने करी है, इन्होंने नहीं करी है। फॉर्मेशन ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स, इसकी भी चर्चा व्यवहारवाद में की गई है, जबकि ये संज्ञानात्मक सिद्धांतों को मानने वाले हैं। तो आपका आंसर 1 और 2 होगा। विकल्प ढूंढ लेते हैं, 1 और 2 ऑप्शन नंबर 1 में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। लेव वाइगोत्स्की का समाजशास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? पुरस्कार और सजा की बात कौन करेगा? जो पुनर्बलन पर ध्यान देगा। इन्होंने पुनर्बलन की बात नहीं करी है। वेधन और प्रत्यास्मरण यानी ड्रिल और रिमेम्बरिंग, इसकी भी इन्होंने बात नहीं करी है कि आप प्रैक्टिस कराइए, अभ्यास कराइए, रिमेम्बर करवाइए। सहकर्मी बातचीत और पार यानी स्कैफोल्डिंग, डेफिनेटली इन्होंने इसकी बात करी है। समरूपक, समरूपक का इंग्लिश होता है एनालॉगी। अब एनालॉगी क्या होता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज ए बी बराबर 1 गुना 2, तो ई एफ का मतलब क्या होगा, समझ लीजिए। इसके जैसा रिलेशन निकालना है। ए का न्यूमरल वैल्यू अल्फाबेटिकल 1 होता है, बी का 2 होगा, ई का 5 हो जाएगा और एफ का 6 हो जाएगा। इसको कहते हैं एक दूसरे से रिलेट करना। ऐसी इन्होंने कभी चर्चा नहीं करी है। कलन विधि स्टेप बाय स्टेप सीखने की बात होती है, एल्गोरिथम इंग्लिश में कहते हैं, इसकी बात नहीं करी है। सहकर्मी बातचीत अर्थात पीयर इंटरेक्शन, मतलब आपस में बात करें। बच्चे जब आपस में बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो कुछ ना कुछ वो बच्चे सीखेंगे आपस में निश्चित तौर पे। और दूसरी बात है पार, इसके फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग क्या होता है कि इसे एमकेओ के द्वारा दिया जाता है। इसके फोल्डिंग निश्चित तौर पे इसके फोल्डिंग एमकेओ देगा जो उससे ज्यादा जानकारी रखता होगा। और बच्चे जब किसी कार्य को करने में परेशानी का अनुभव करते हैं, स्टार्ट कर रहे होते, उसी समय इसके फोल्डिंग दी जाती है। यह परमानेंट नहीं होता है, टेम्पररी होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में शिक्षक, ऐसा क्लासरूम जो सीसीएल पैटर्न पे हो, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग पैटर्न पे हो। शिक्षक की भूमिका क्या होगी? शिक्षक की कोई भूमिका निभाता है? डो नॉट हैव एनी रोल, शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती है, होना चाहिए था, नहीं होती है, बिल्कुल गलत है। शिक्षक की भूमिका होती है, शिक्षक की द्वितीयक भूमिका होती है, सेकेंडरी रोल होता है, ये गलत हो गया। एक निष्क्रिय भूमिका, एक्टिव रोल में होना पड़ता है, ये भी गलत है। अधिगम को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करता है, बिल्कुल। लर्निंग को कैसे इंक्रीज करेंगे, कैसे बेहतर करेंगे, उसके लिए हम कोऑपरेटिव कल्चरल क्लासरूम का निर्माण करेंगे, उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे, बिल्कुल सही है ये। क्यों करेंगे? क्योंकि यदि कक्षा संस्कृति के सदृश होगा, समाज के सापेक्ष होगा,
तो बच्चे आसानी से समझ पाएंगे। क्यों समझ पाएंगे? कि हम जिस कल्चर में विद्यालय चला रहे हैं, रन करा रहे हैं, या बच्चे जिस पोषक क्षेत्र के हैं, जिस वातावरण के हैं, वहां के वातावरण से जुड़ी हुई चीजों को जब कक्षा कक्षा में एग्जाम्पल के तौर पे या टीएलएम में शामिल करेंगे तो बच्चे आसानी से समझ पाएंगे। तो निश्चित तौर पे ये उसके लिए अधिगम को बढ़ावा देने वाला एक उपागम होगा। चौथा विकल्प है बच्चों को निर्देश देने के लिए एक तानाशाह। टीचर को कभी तानाशाह डिक्टेटरशिप की भूमिका में नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन गलत है आपका, तो 9 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करता है। देखिए, कोहलबर्ग का सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत। इन्होंने 3 फेजेस में बांटा है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, यानी पूर्व पारंपरिक अवस्था और पोस्ट या बाद वाली पारंपरिक अवस्था, उत्तर पारंपरिक अवस्था कह सकते हैं। अब आते हैं, क्या कह रहे हैं कि सामाजिक अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। याद रखिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका, जो आपका प्री कन्वेंशनल स्टेज है, दूसरा है कन्वेंशनल स्टेज यानी पारंपरिक, और तीसरा है आपका पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इसको कह लीजिए परंपरा के पहले, पूर्व परंपरा की अवस्था, इसको परंपरा की अवस्था कह लीजिए, इसको कह लीजिए परंपरा की अवस्था, इसको उत्तर परंपरा की अवस्था। तो प्री कन्वेंशनल, पूर्व परंपरा में क्या होता है, 2 चीजें होती है। एक होता है आपको सबसे पहले दंड एवं आज्ञा पालन, और दूसरा होता है लेन देन की अभिमुखता। तो आदर्श पारस्परिकता की समझ, आदर्श पारस्परिकता, ये इसमें आएगा नहीं। सामाजिक अनुबंध में सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियम महत्वपूर्ण है। देखिए, आप कहां पर ट्रैप होंगे, आप एक में ट्रैप नहीं होंगे, आप 2 में भी ट्रैप नहीं होंगे। पारंपरिक में क्या होता है, या परंपरा की अवस्था में क्या होता है, समझ लीजिए 2 चीजें होती है। एक गुड बॉय गुड गर्ल का कंसेप्ट होता है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की कंसेप्ट होता है, और दूसरा जो कंसेप्ट होता है सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक कानून व्यवस्था की होती है। और आपका जो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है, उत्तर पारंपरिक अवस्था, इसमें क्या होता है, इसमें होता है सामाजिक अनुबंध की व्यवस्था और सार्वभौमिक नैतिकता की व्यवस्था। अब स्टूडेंट फंसता यहां है कि दोनों जगह सामाजिक वर्ड लगा होता है, सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक कानून की व्यवस्था और सामाजिक अनुबंध की व्यवस्था। अंतर क्या है? देखिए, जहां बदलाव की बात होगी, समाज में जब बदलाव की बात होगी तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के कैटेगरी में डालिएगा। जहां लचीला रुख नहीं होगा, फिक्स होगा, थोड़ी क्रिटिकनेस होगी, कट्टरता होगी कि नहीं चलना है तो समाज के हर नियम को मानना ही मानना होगा, तब आप आ जाएंगे सामाजिक अभिविन्यास में, सामाजिक कानून की व्यवस्था में। यहां कह रहा है सामाजिक अनुबंध, सामाजिक अनुबंध कहां आ जाएगा? नियम महत्वपूर्ण है? बिल्कुल नहीं, ये आपका आ जाएगा कहां पे, यही रहता तो सामाजिक अनुबंध के बदले सामाजिक व्यवस्था होता तो मैं इसमें टिक लगा देता। मानव उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण। देखिए, यहां भी कानून और नियम की बात की जा रही है, लेकिन कैसे, किस रूप में? तो फ्लेक्सिबल, लचीला, मतलब हम अपने हिसाब से इसमें परिवर्तन ला सकते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और जहां भी स्व चुने हुए या फिर ह्यूमन राइट्स की बात हो, मानवाधिकार की बात हो, वह बात हो जाती है आपका लास्ट का जो होता है आपका सार्वभौमिक नैतिकता, उसकी बात होती है। तो आपके आंसर हो जाएंगे 3 नंबर, 10 का 3 होगा। आते क्वेश्चन में 11 पे। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों का हेर फेर का समस्या समाधान कर सकते हैं? देखिए, अमूर्त विचार, 2 कीवर्ड है, और एक है प्रतीकों का हेर फेर। आप इसको जोड़िए, आंसर इजीली निकल जाएगा। एक तो है इन हावर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इन्होंने जो थ्योरी दिया है उसका नाम ही है बहुबुद्धि का सिद्धांत या मल्टी इंटेलिजेंस। इंगेज इन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, कंक्रीट नहीं, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। और दूसरा है मैनिपुलेट सिंबल्स टू सोल्व प्रॉब्लम्स। सृजनात्मक की इन्होंने कभी बात करी ही नहीं।
स्थानिक की बात इन्होंने करी है, स्पैटियल इंटेलिजेंस की इन्होंने बात करी है, इन्होंने गणितीय बुद्धिमत्ता की बात करी है, प्रकृतिवादी की बात करी है। प्रकृतिवादी में पेड़ पौधे के बारे में जानकारी होती है, नहीं होगा। स्थानिक में छोटे छोटे स्थान को हम डेकोरेट कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, बहुत अच्छे से यूज कर लेते हैं, ये भी नहीं होगा। बचता क्या है? गणितीय, यही आंसर होगा। और क्यों आंसर होगा? देखिए, कहीं पे आप प्रतीक के रूप में क्या लिखते हैं? एक्स लिखते हैं, कहीं वाई लिखते हैं, या फिर अमूर्त विचार, आप मन ही मन सोचते हैं, लेट द नंबर इज एक्स, आप कुछ न कुछ मानते रहते हैं, सोचते रहते हैं। मूर्त चिंतन नहीं, पहले अमूर्त चिंतन करते हैं, फिर उसको प्रतीक के द्वारा आप पेज पे लिखते हैं, और फाइनली सिंबल को भी क्या करते हैं? आप चेंज कर लेते हैं अपनी समस्या के समाधान के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, तर्कशास्त्रीय गणितीय या फिर लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी है और इसके शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। बहुभाषी कक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि हम कई भाषाओं को पढ़ाएंगे। बहुभाषी कक्षा का मतलब होता है कि क्लासरूम में अलग अलग भाषा को बोलने वाले बच्चे हो सकते हैं और उनका निश्चित तौर पर सम्मान किया जाना चाहिए, उसे अवसर दिया जाना चाहिए, बिना भेदभाव के उसे पढ़ाना चाहिए। एक संसाधन रूप में देखेंगे, एक रिसोर्स रूप में बिल्कुल सही है। एक बाधा हर्डल गलत है, एक बोझ बर्डन गलत है, एक समस्या एक प्रॉब्लम ये भी गलत है। आपका आंसर हो जाएगा संसाधन। उसे एक रिसोर्स के रूप में देखेंगे। मान लिया जाए कि कोई बच्चा अलग अलग क्षेत्र से आ रहा है, अलग अलग भाषाई क्षेत्र से, और वो कुछ कुछ शब्दों को लेकर के आ रहा है, तो बच्चे बिना किसी दबाव के सहज स्वाभाविक रूप से उन शब्दों को समझ सकेगा। तो एक संसाधन है, रिसोर्स का काम कर रहा है ये निश्चित तौर पे। इसमें बोझ या बर्डन वाली बात कहीं है ही नहीं। आपका आंसर 1 हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने जैसे कार्य करने के लिए कहता है और लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा रखने के लिए। यह धारणा उपयुक्त नहीं है क्योंकि अ टीचर ऑलवेज आस्क बॉयज टू डू टास्क सच as moving the furniture and girls to keep the class tidy and declared this perception is not appropriate because this is an example of। यह धारणा उपयुक्त नहीं है, बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। काम के हिसाब से आप जेंडर को फिक्स क्यों करेंगे, या जेंडर को काम के हिसाब से फिक्स क्यों करेंगे? ये जेंडर है, यही काम कर सकता है, इस जेंडर को ये काम नहीं दिया जाना चाहिए। तो यह क्या हो जाएगा? जेंडर रूढ़िवादिता, यानी जेंडर स्टेरियोटाइप वाली बात हो जाएगी। जेंडर पहचान नहीं, जेंडर स्थिरता नहीं, जेंडर समानता की तो बात हो ही नहीं रही। आप क्या कह रहे हैं? फर्नीचर का जो भी काम होगा ना, वो कौन करेगा? लड़का, हमेशा लड़का करेगा। और साफ सुथरा यानी झाड़ू देने का काम कौन करेगी? तो लड़की करेगी। आप फिक्स नहीं कर रहे हैं। ये बातें किसकी बात वकालत कर रहा है? जेंडर रूढ़िवादिता की। तो 13 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? नेप 2020 किसके रेफरेंस में? असेसमेंट के रेफरेंस में, आकलन के रेफरेंस में। विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण। देखिए, प्रत्यास्मरण यानी रिमेम्बरिंग, रिकॉल आधारित वस्तुनिष्ठ होना चाहिए था, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रकार का परीक्षण, ये गलत है। कभी भी ना तो मेमोराइज करने पर नेप 2020 या एनसीएफ 2005 जोर देती है, ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होगा? फैक्चुअल बेस्ड होगा, यस और नो में आप दे रहे हैं, जबकि होना चाहिए जिससे बच्चों की अवधारणाओं का पता चल सके कि बच्चा किस प्रकार से अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किन किन बातों को शामिल कर रहा है। निश्चित तौर पे यह विकल्प आपका गलत है। आकलन के योगात्मक तरीके, आकलन के लिए योगात्मक नहीं, आप फॉर्मेटिव असेसमेंट की वकालत करिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट को जब आप इंप्लीमेंट करेंगे तो निश्चित तौर पर बच्चा बेहतर सीखेगा। फॉर्मेट, आप वर्ड पे गौर करिए, फॉर्मेटिव, फॉर्म वर्ड से बना है, अर्थात ये एक प्रोसेस है, निर्माण की प्रक्रिया है। आकलन की वह विधि जिसमें बच्चे निर्माण की प्रक्रिया से गुजरते हैं, अर्थात कुछ न कुछ सीख रहे होते हैं, या जहां त्रुटि करते हैं उन त्रुटियों का पता लगा करके उसको सॉल्यूशन में बदला जाता है शिक्षक की मदद से, तो उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। तो ये तरीका गलत होगा, इसमें सीखने के लिए कुछ बचता नहीं। ये फाइनली अंतिम में होने वाला आकलन है। इसी को सबमिटिव, यानी सबमिट आपने कर दिया, कुछ बचा ही नहीं उसके पास। सबमिट करने के बाद आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। जो चेंज कर सकते हैं, फॉर्म वगैरह भरते होंगे
तो सबमिट करने से पहले आप चेंज करते होंगे, तो यह बेहतर आकलन का तरीका नहीं है। परीक्षा के लिए सीखना कभी भी टेस्ट बेस्ड लर्निंग की वकालत नहीं करता है कि हमें एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। हमें क्यों प्रिपेयर करना है बच्चों को? तो हमें अधिगम के लिए प्रिपेयर करना है, जो सिखाया जा रहा है उसे रियल लाइफ से कनेक्ट कर सके, इसके लिए बच्चे को सिखाया जा रहा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का पूर्ण ढंग से इस प्रकार ध्यान में रख सकती है। पहले तो जाने कि व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस उस डिफरेंसेस को कहते हैं जो अलग अलग बच्चों में अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कोई बच्चा गणित में बहुत बेहतर हो सकता है, कोई बच्चा हिंदी में बेहतर हो सकता है, कोई एसएसटी में कमजोर हो सकता है, कोई ईवीएस में कमजोर हो सकता है। और सबकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी अलग अलग हो सकती है। हो सकता है किसी में लोकोमोटर डिजेबिलिटी हो, किसी में डिसलेक्सिया हो, किसी में एएसडी की प्रॉब्लम हो, किसी में एडीएचडी की प्रॉब्लम हो, किसी में डिस्प्रैक्सिया की प्रॉब्लम हो, कोई अमीर घराने से हो, कोई गरीब घराने से हो, कोई किसी जाति धर्म मजहब से हो। इन सारी बातों को मिला करके आप कह सकते हैं यही है व्यक्तिगत भिन्नता। अब उसको किस तरीके से अरेंज करना चाहिए, उसके प्रति टीचर को कैसे सेंसिटिव होना चाहिए, यह स्वीकार करके कि भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है। बिल्कुल, यदि भिन्नताएं हैं तो अभाव कैसे है? वह तो एक संसाधन के रूप में है। हम सब में अलग अलग क्षमता है, अलग अलग तरह की बातें होती हैं। अकादमिक क्षमताओं के आधार बच्चों का नामांकन व पृथक्करण होना चाहिए। पृथक्करण पृथक्करण देखिए, एकेडमिक एबिलिटी के बेसिस पे, यानी जो नंबर वगैरह आ रहा है, जो उसकी रैंकिंग हो रही है, उसके बेसिस पे आप बच्चों का इनरोलमेंट तय कर रहे हैं और उसको सेपरेट भी कर रहे हैं। इससे क्या होगा? बच्चों में हीन भावना आ जाएगी। ऐसी गलती आप मत करिएगा, ऐसे टीचर को इस तरह से नहीं करना चाहिए। शारीरिक और दृष्टि से विकलांग, विजुअली चैलेंज जो हो, फिजिकली प्रॉब्लम हो, ऐसे दिव्यांग बच्चों को उनके लिए प्रस्तावित विशेष स्कूलों में भेजना। कभी भी विशेष स्कूल में नहीं भेजिएगा किसी बच्चे को। कहाँ रखना है? सामान्य विद्यालय में, जहां पर कि सामान्य बच्चा पढ़ता है उसी के साथ इसको रखना है। और अलग अलग अप्रोच के माध्यम से टीएलएम दे करके, जैसे कोई बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग है तो उसे आप इस तरह से संसाधन उपलब्ध कराइए आसानी से आ जा सके। या विजुअली चैलेंज्ड है तो आप उसको ब्रेल लिपि दीजिए, इससे बच्चे को सहजता होगी। कक्षा में एकल संस्कृति को प्रोत्साहित करके, यदि आप किसी एक संस्कृति को इंकरेज करेंगे और उससे कंपटीशन बढ़ जाएगी तो बाकी संस्कृति का धीरे धीरे लोप हो जाएगा, या दूसरे संस्कृति से बिलोंग करने वाले बच्चे अपने आप को हीन भावना के शिकार समझेंगे। क्योंकि आप किसी एक को प्रमोट कर रहे हैं, जब एक को प्रमोट किया जाएगा तो बाकी चीजें क्या होंगी? गौण हो जाएंगी, नगण्य हो जाएंगी। तो आपका आंसर होगा एक नंबर 15 का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? अभी हमने जो कहा था ना, व्यक्तिगत भिन्नता, उन व्यक्तिगत भिन्नताओं को, पिछले क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि व्यक्तिगत भिन्नताओं वाले बच्चों को किसी सामान्य कक्षा में शामिल कर देने को ही समावेशी कक्षा या शिक्षा कहते हैं। तो अधिगम का अनुकूल माहौल, बिल्कुल विद्यार्थियों का नामीकरण करना, लेबलिंग ऑफ स्टूडेंट नहीं, लेबलिंग नहीं करना है, स्तरीकरण नहीं करना, नामीकरण नहीं होना चाहिए, स्तरीकरण होना चाहिए। स्तरीकरण यानी एक लेवल में हम कैसे उसको दे सकते हैं, ये गलत होगा। विद्यार्थियों का पृथक्करण, अलगाव भी नहीं कर सकते हैं। रूढ़िवादियों को मजबूत करना, ये भी गलत होगा। देखिए, समावेशी कक्षा तो सबके लिए उपयुक्त होता है ना, हर वर्ग के बच्चे के लिए। तो अधिगम के लिए अनुकूल माहौल बनाएंगे। हम क्या करेंगे? कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, ऐसे माहौल की रचना करेंगे जिस माहौल में कोई भी बच्चा आकर के पढ़े तो उसे असहजता महसूस ना हो। आप क्या कर रहे हैं? आप उसके लेवलिंग कर रहे हैं कि तुम इस लेवल में हो, तुम इस कैटेगरी के लायक हो, तुम तेज हो, तुम मंद हो, ये गलत बात है। आप उसको सेपरेट कर रहे हैं, अलग अलग ग्रुप में बना रहे हैं, पृथक्करण कर रहे हैं। यहाँ पे कंजर्वेटिवनेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, मजबूती प्रदान कर रहे हैं। ऐसे अंधविश्वास, ऐसी सोच जो सदियों से समाज में एक निगेटिव इंपैक्ट डालता आ रहा है, अब उसको मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ये गलत बात हो जाएगी। जैसे आप कह रहे हैं कि लड़कियों की गणित में रुचि नहीं होती है, लड़कियों का गणित कमजोर होता है, लड़का बेहतर होता है, तो ये सब क्या होगा? रूढ़िवादिता को मजबूत करने वाली बात होगी। इसका विरोध होना चाहिए, इसको मजबूत नहीं बनाना चाहिए। 16 का आंसर हो जाएगा एक नंबर। आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे।
वो विद्यार्थी जिनमें अवधान न्यूनता अतिक्रिया, अवधान न्यूनता, या तो हिंदी में याद रखिए अवधान, अवधान मतलब ध्यान, और अतिक्रिया नहीं, अति सक्रियता होना चाहिए था। ADHD, HAD नहीं, ADHD, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। मैंने पहले भी कहा था इसमें बच्चा बहुत चंचल होता है, आप समझ लीजिए। इसके लिए मैं एक निमोनिक्स दे रहा हूं, चंचल मन का दुखी प्राणी, चंचल मन का दुखी प्राणी, उसको होता है ADHD की प्रॉब्लम। काफी चंचल होगा, किसी काम को रुक करके स्थिर होकर नहीं कर सकेगा। उसकी पहचान कैसे करेंगे आप? उनके सामने वाली चुनौती से की जा सकती है। कौन सी चुनौती होगी उसके सामने? वह किसी एक काम को ज्यादा लंबे समय तक नहीं कर सकेगा, यही उसके लिए सबसे बड़े चैलेंजेस है। लिखित पाठ को समझना ये उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना ये उससे होगा ही नहीं, यही आंसर हो जाएगा। स्थितियों का अवबोधन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशंस, नहीं ये भी नहीं होगा। पर्याप्त ऊर्जा स्तर बनाए रखना ये भी नहीं होगा। याद रखिएगा कि जिसको ADHD की प्रॉब्लम होती है, किसी भी काम को लंबे समय तक वह जारी नहीं रख सकता है, नहीं कर सकता है। तो 17 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आते क्वेश्चन नंबर 18 पे। वो विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाई होती है, उनके सफल समावेशन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है? देखिए, पठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाई यानी पढ़ने लिखने के क्षेत्र में प्रॉब्लम होती है, लिखने नहीं पढ़ने के क्षेत्र में। सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिफिकल्टीज। अच्छा, लर्निंग वर्ड यूज किया है, मेरा मतलब था रीड, रीड नहीं लर्निंग, यानी अध्ययन के क्षेत्र में जिसे परेशानी होती है उनको क्लास में शामिल करना है, तो किसकी आवश्यकता होगी? बहु भाषा विषयों की अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा नहीं देनी है, लचीला रुख रखना, कुछ भी अनिवार्य नहीं करना है। बहुभाषा विषयों की अनिवार्य शिक्षा, भाषा विषयों से उचित छूट, हाँ उचित छूट दे दीजिए, ये ठीक है। विद्यार्थियों के लिए दंड का बार बार, दंड का एक बार भी प्रयोग नहीं करेंगे, बार बार तो अनर्थ हो गया, आपको सजा मिल जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा। विद्यार्थियों का अस्थायी पृथक्करण, वो अस्थायी अलगाव नहीं करेंगे, आप तो अस्थायी की बात कर रहे हैं, गलत है। अब देखते हैं 2 नंबर को इंग्लिश में। रीजनेबल एग्जेम्पशंस यानी छूट फ्रॉम लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, यानी तार्किक रूप से आपको क्या करना है, भाषा में छूट दे देनी है। बच्चा जिस भाषा को पढ़ना चाहे, इसका इशारा है कि जो उसका मदर टंग होगा उसमें उसको पढ़ने दिया जाए, वह बच्चा उसमें ज्यादा सहज होगा। निश्चित तौर पे आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर की बहुभाषा विषयों की अनिवार्य शिक्षा। बहुभाषा विषय की जो अनिवार्य शिक्षा है ना, उसमें क्या होना चाहिए, उसको छूट मिलनी चाहिए। तो 18 का 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। उपकरणों और सहायक तकनीकों की पहुंच को अनुकूलित करने से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? ऑप्टिमाइजिंग एक्सेस टू टूल्स एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजीज विल हेल्प इन इंक्लूजन ऑफ। आपके पास जो भी उपकरण है, जो भी आपके पास क्या है, टूल्स है, और जो भी टेक्नोलॉजी है, आप क्या कर रहे हैं ना, उसके पहुंच को अनुकूलित करने के लिए, अर्थात उसका हर बच्चा यूज कर सके। जब हर बच्चा यूज कर सकेगा, हर तरह के बच्चे के लिए उपयोगी हो जाएगा, तो किसको मदद मिलेगी? जो विद्यार्थी जो दृष्टिबाधित हो, बिल्कुल। यदि आप ब्रेल लिपि देते हैं तो उसको आसानी हो जाएगी। ध्यान न्यूनता, ADHD की प्रॉब्लम जिसको हो, जिसको ADHD की प्रॉब्लम हो, आप क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे पार्ट में बांट करके काम दीजिए, वो काम को कर लेगा, इसको भी मदद मिल जाएगी। जिन्हें प्रमस्तिष्कीय घात है, सेरेब्रल पाल्सी, सेरिब्रल पाल्सी एक तरह से मस्तिष्क का लकवा होता है, तो इन्हें भी चलने फिरने में परेशानी होती है, हाथ में कंपन होता है। नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, एक तरह से कह लीजिए तंत्रिका तंत्र, तो इसको भी मदद मिल जाएगी आने जाने में, रहने में, मूव करने में। यदि सब तरह के उपकरण और सहायक तकनीक आप इसको उपलब्ध करवा देते हैं तो। असाधारण प्रतिभा वाले छात्र, जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट जिसके पास है, यदि उसको भी उपकरण दे रहे हैं तो कम उम्र में बच्चे बढ़िया काम कर सकते हैं। जैसे छोटे क्लास के बच्चे, आप उसको लैब में भेज सकते हैं, हायर क्लास के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है, उसकी थिंकिंग
लाजवाब होगी। तो सारे बच्चे को इससे क्या मिल जाएगी, मदद मिल जाएगी, यदि आप उपकरण और टेक्नोलॉजी को सब बच्चों के लिए एडॉप्टेबल बना देते हैं। तो आपके आंसर चारों हो जाएंगे, नीचे लिखा हुआ 1 2 3 4, 4 नंबर आंसर सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। निम्न में कौन सा विकल्प दी गई दाध्यकारिता और संबंधित विद्यार्थी को समझ में, which of the following is a correctly matched pair of appropriate accommodation strategy for inclusion of students with the specified disability? किसी खास तरह की उसको डिजेबिलिटी है और किसी खास तरह की डिजेबिलिटी वाले बच्चे को आप क्या कर रहे हैं ना, कर रहे हैं कि देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए, पूरा लिखा हुआ नहीं है कि एक तरफ बच्चे की प्रॉब्लम है यानी लर्निंग डिजेबिलिटी है, उसको कुछ खास तरह की परेशानी है और उसको क्लास में आप क्या कर रहे हैं, शामिल करना चाह रहे हैं। तो शामिल करने के लिए उसकी जो प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कौन से कार्य करने चाहिए, किस तरह के उपकरण का प्रयोग करना चाहिए, उसी का सही मैच करना है आपको। देख लीजिए, जिसके पास प्रतिभा है, क्वालिटी है, टैलेंट है, आसान और बहुत ही सरल सामग्री क्यों देंगे, क्वालिटी है, सॉरी क्वालिटी है, यदि बच्चा टैलेंटेड है तो उसे थोड़ा मुश्किल वाला दीजिए, ये उचित नहीं लग रहा है। स्वालीनता, ऑटिज्म, ऑटिज्म यानी एएसडी वाली प्रॉब्लम, कक्षा व्यवस्था को बार बार झेलना, ये प्रॉब्लम इसके साथ होती है। जिसको ऑटिज्म की प्रॉब्लम होगी, कीप चेंजिंग द क्लासरूम अरेंजमेंट वेरी फ्रीक्वेंटली। देखिए ये क्या करेगा ना, किसी भी क्लास को, मतलब ऑटिज्म वाले के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, ऑटिज्म के साथ जो बच्चे होते हैं दो तरह की प्रॉब्लम होती है, याद रखिएगा। एक प्रॉब्लम तो होती है कि अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पाता, किसी से ठीक से बात नहीं कर पाता, अपनी बात को सामने वाले के सामने रख नहीं पाता है। और दूसरी प्रॉब्लम जिसके साथ होती है वो होती किसी काम को बार बार रिपीट करता है, तो एक ही तरह का एक्शन, एक ही तरह का सेंटेंस, एक ही तरह का वाक्य क्या करता है, वो बदलता रहता है, चेंज करता रहता है। तो कक्षा की व्यवस्था को बार बार झेलना, तो इससे मैच खा रहा है, यही आपके आंसर हो जाएंगे। अगला है पठन वैकल्य, वैकल्य नहीं वैफल्य होना चाहिए, टाइपिंग में मिस्टेक है, यानी डिस्ग्राफिया, ग्राफ माने लिखना होता है। डिस्ग्राफिया वाले बच्चे को क्या प्रॉब्लम होगी, उत्तम छवियों के आधार पर दत्त कार्य देना, असाइनमेंट बेस्ड ऑन फाइन ड्राइंग। अब उसको लिखने में परेशानी हो रही है, हाथ और राइटिंग का वो मैच नहीं कर पा रहा है, उसको क्या कर रहे हैं ना, ड्राइंग करने के लिए दे रहे हैं, वो भी असाइनमेंट में। तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा, कर ही नहीं पाएगा बच्चे। वाह कहानी, स्पीच इंपेयरमेंट, स्पीच इंपेयरमेंट, जिसको स्पीच इंपेयरमेंट होगा, सहनशीलता दिखाना और प्रतिक्रिया देने। ये क्वेश्चन इसलिए, अब देखिए 4 नंबर का समझ में नहीं आ रहा, चलिए इंग्लिश देख लेते हैं। स्पीच इंपेयरमेंट, हो सकता है इसको पढ़ने के बाद आंसर चेंज करना पड़े, इसलिए इसमें कमी तो है। सो पेशेंस एंड गिव एम्पल टाइम टू रिस्पॉन्ड, बिल्कुल हमको लग रहा है इससे ज्यादा ये हो जाएगा, आपका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 4 नंबर, क्योंकि आप क्या करें, जो बच्चा बोल नहीं पा रहा है, जो बच्चा बोल नहीं पा रहा है, आप उसके सामने पेशेंस दिखाइए, उसको सुनने में थोड़ा वक्त दीजिए, सहनशीलता दिखाइए और प्रतिक्रिया देने के लिए समय दीजिए, समय दीजिए या देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से स्वालीनता के साथ तो ये प्रॉब्लम होती है, ये बात सही है कि कक्षा व्यवस्था को बार बार झेलना पड़ेगा, ये उसको क्या होगा, कुछ चेंजिंग उसको नहीं मिलेगा। एएसडी के साथ ये जो मैंने टिक किया कि स्वालीनता वाले बच्चे को किसी काम को बार बार रिपीट करने में आसानी होती है, तो वह भी क्या करेगा, व्यवस्था को बार बार चेंज करने की कोशिश करेगा। बट चारों पढ़ने के बाद जो आपके आंसर होंगे, सही युग पूछ रहा है ना कि समन्वय करना है, समन्वय, तो आपका 4 नंबर बेस्ट आंसर हो जाएगा कि जिसको बोलने में परेशानी हो रही है उसको सुनने में आप पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए और वो आंसरिंग करे, इसके लिए आपको थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, तो 20 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अधिगम तब प्रभावी होता है जब लर्निंग इज इफेक्टिव, कब इफेक्टिव होगा, जब बाहरी प्रेरक
बाहरी प्रेरक से निर्देशित होगा। अब कोई कह रहा है कि नहीं भाई मुझे मिठाई दो तो मैं पढ़ूंगा, कब तक मिठाई के आधार पर पढ़ता रहेगा, यह प्रभावी नहीं होगा। यह प्रतिभा को बढ़ावा देता है, इट प्रमोट्स कंपटीशन। देखिए यहाँ प्रतिभा है और यहाँ कंपटीशन है। प्रतिस्पर्धा को कंपटीशन में प्रतिस्पर्धा को इंग्लिश में कंपटीशन कहते हैं। मैं रुकूंगा, अगला ऑप्शन देखूंगा तब आंसर करूंगा। विद्यार्थियों के लिए अधिगम लक्ष्य पूरी तरह से शिक्षक द्वारा तैयार किए जाते हैं। नहीं, शिक्षक द्वारा तैयार क्यों किए जाएंगे? पूरी तरह से शिक्षक हेल्पफुल रहेगा, बट उसमें शिक्षक के साथ साथ स्टूडेंट की भी भागीदारी होनी चाहिए कि अधिगम लक्ष्य यानी जो टारगेट बनाया जाए कितना पढ़ना है, इसमें स्टूडेंट की सहभागिता नहीं, इसलिए गलत है। विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य को स्वयं निर्धारित करने के अवसर, जहां भी अवसर मिले ना, क्वेश्चन पॉजिटिव हो, वो आंसर हो जाता है। तो आपका आंसर यही होगा, प्रतिभा को बढ़ावा देने वाला हो, बट यह इसका इंग्लिश क्या दे रहा है? कंपटीशन दे रहा है, इसलिए ये गलत। तो अधिगम तब प्रभावी होगा जब स्टूडेंट को अपने लर्निंग टारगेट को खुद से निर्धारित करने के लिए, तय करने के लिए अवसर मिलने चाहिए कि तुम खुद तय करो कि आपको कहां तक पढ़ना है। यह हम डिसाइड नहीं करेंगे। आप 6 तक का टेबल इजीली कर सकते हैं, आप 6 तक का करिए। यदि मैं कर दूंगी नहीं सबको 8 तक का करना है, तो फिर लचीला रुख तो खत्म, फ्लेक्सिबिलिटी जो है लर्निंग की वो खत्म हो जाएगी, ये उचित बात नहीं होगी। तो 4 नंबर आंसर हो जाएगा 21 का। आते हैं 22 में। शिक्षण अधिगम का रचनात्मक दृष्टिकोण। टीचिंग लर्निंग का जो कंस्ट्रक्टिव विजन होता है, एटीट्यूड होता है, वो क्या होता है? सूचना की निष्क्रियता पर जोर देना? बिल्कुल नहीं। बच्चों की बुद्धि लब्धि की गणना को बढ़ावा देना? आईक्यू की काउंटिंग? ये भी नहीं। अधिगम को अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखना? बिल्कुल। अधिगम का मतलब ही होता है अर्थ निर्माण। क्रम आदेशित निर्देशों के उपयोग पर केंद्रित होना? थोड़ा इंग्लिश देख लेते हैं। फोकसेस ऑन द इशू ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, हम किस पे फोकस कर रहे हैं? जो कार्यक्रम होंगे ना, उस कार्यक्रम को कैसे बेहतर तरीके से करना, उस पर फोकस करके इंस्ट्रक्शन देना है। तो यह भी आपका क्या होगा? गलत होगा। आईक्यू पे फोकस नहीं करना है। और पैसिव रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, अर्थात कोई सूचना हम तक आ रही है और उसको हम एसिमुलेट नहीं कर पा रहे हैं, उसके साथ हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो यह भी उत्तर क्या होगा? गलत होगा। शिक्षण अधिगम रचनात्मक दृष्टिकोण का मतलब होता है ज्ञान का निर्माण, और ज्ञान का निर्माण तब तक नहीं होगा, या ज्ञान निर्माण वाला दृष्टिकोण तब तक नहीं प्रिपेयर्ड होगा जब तक हम अर्थ ग्रहण की बात नहीं करेंगे। अर्थ का निर्माण नहीं होगा, जब अर्थ का निर्माण होगा तभी बच्चा कुछ समझ पाएगा। जब बच्चा अर्थ को समझ ही नहीं पा रहा है तो फिर उसके अध्ययन में कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि जब समझेगा नहीं तो रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं करेगा, और रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं करेगा तो अपने वास्तविक जीवन में उसको उतार नहीं सकेगा। इसलिए 22 का आंसर हो जाएगा। 3 नंबर। आते क्वेश्चन में 23। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर रुख का प्रस्ताव, किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? नेप 2020 की बात हो रही है। यह सीखना कि कैसे सीखना है, बिल्कुल। यह सीखना कि कैसे सीखना, एक तरह से ये क्या है? ये चिंतन का चिंतन, एक तरह से ये चिंतन का चिंतन है। और चिंतन के चिंतन को क्या कहते हैं? मेटा कॉग्निशन कहते हैं। नीचे लिख देता हूं, मेटा कॉग्निशन, अर्थात परासंज्ञान कहते हैं। यह बात बिल्कुल सही है। रटकर सीखने की प्रक्रिया, इस पर कभी जोर नहीं देता है। पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि, जितना पाठ्यक्रम है आप उसी को पढ़ाइए, उसमें वृद्धि करने से कुछ नहीं होना है, बल्कि उसका सही तरीके से अधिगम होने से होगा। मानकीकरण, मानकीकरण भी नहीं करना है, स्टैंडर्डाइज भी नहीं करना है, अर्थात एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देना, एक लेवल, उसी के हिसाब से बच्चे को अधिगम करवाना है। इसकी वकालत भी नेप 2020 नहीं करता है। तो किसकी वकालत करता है? कि कैसे सीखना है, इस चीज को अधिगम कर लेना है। हमें बच्चे को सिखाना कैसे है, बच्चों को पढ़ाना कैसे, इसकी जानकारी टीचर को बेहतर तरीके से होनी चाहिए, और इसी के लिए पेडागोजी की वकालत की जाती है, ताकि बच्चे के साइकोलॉजी को अच्छे से हम समझ व सीख सके। आते क्वेश्चन नंबर 24 पे।
एप्लीकेशन, संश्लेषण और नहीं, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस। संश्लेषण यहां हो जाएगा, विश्लेषण हो जाएगा। एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग। इन तीनों शब्द को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में कहीं न कहीं ब्लूम टेक्सोनोमी आना चाहिए। ब्लूम टेक्सोनोमी ने 6 शब्दों की चर्चा करी है। सबसे पहले ज्ञान यानी नॉलेज, ज्ञान के बाद बोध यानी अंडरस्टैंडिंग, बोध के बाद अनुप्रयोग, अनुप्रयोग के बाद संश्लेषण, संश्लेषण के बाद विश्लेषण और विश्लेषण के बाद मूल्यांकन। ये ब्लूम टेक्सोनोमी। अब क्वेश्चन पढ़िए। एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग, संश्लेषण और विश्लेषण उदाहरण है। उच्च क्रम कौशल का बिल्कुल आंसर यही हो जाएगा। निम्न क्रम कौशल का नहीं, घोषणात्मक ज्ञान नहीं, प्रक्रियात्मक ज्ञान नहीं। इसमें समझ लीजिए ये जो 6 एलिमेंट्स है ये क्या है। हमें सबसे पहले क्या मिलता है, हमें किसी चीज जैसे कोई जानकारी हमें मिलती है, पहले हम ज्ञान का ग्रहण करते हैं। जैसे कोई इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ज्ञान हमारे आसपास होता है तो वो हमारे मन मस्तिष्क में या फिर स्कीमा में आता है। अब क्या करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसका अवबोधन होता है, अर्थात हमें पता चलता है कि इसमें कौन सी अवधारणाएं हैं, कौन सी बात, इसका मेन थीम क्या है। ये हो गया आपका बोध। बोध के बाद अनुप्रयोग। अब जब उसको हम अच्छे समझ लेते हैं, उसके कंसेप्ट हमारे पास आ जाते हैं, तब क्या होता है, हम उसका प्रयोग करते हैं। जब प्रयोग कर देते हैं तो ढेर सारे प्रयोग करते हैं, फिर उसका एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं, अर्थात उसको एक पॉइंट पे फोकस करने की कोशिश करते हैं, जमा करने की कोशिश करते हैं। और जब उसका संश्लेषण कर लेते हैं तब फिर से क्या होता है, उसको हम पार्ट वाइज एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं अपने ज्ञान के इस प्रारूप को, और अंतोगत सबसे लास्ट में असेसमेंट करते, मूल्यांकन करते हैं। हमने जितनी सारी प्रक्रियाएं करी उसका रिजल्ट जो था वो सही था या नहीं था, या कहीं कोई त्रुटि चूक तो नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं यह आपके उच्च क्रम कौशल यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल की ओर इशारा कर रहा है। आप देख लीजिए किस क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये उच्च क्रम में बढ़ रहा है, ये असेंडिंग ऑर्डर है यानी नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा उच्च क्रम का कौशल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। विद्यार्थी द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणाओं को संबोधित करने के लिए इनमें क्या महत्वपूर्ण है। वैकल्पिक धारणाएं, एडिशनल कंसेप्ट्स क्या होते हैं। किसी बच्चा के पास सपोज कोई कंसेप्ट है, या विद्यालय में कोई कंसेप्ट दिया जा रहा है, बच्चे को किसी तरह की बात बताई जा रही है। जैसे बच्चा को सपोज आप बता रहे हैं कि आप जो है दूध से दही बना सकते हैं, या फिर आप कोई खास व्यंजन बनाने में किसी खास मसाले का यूज कर सकते हैं, लेकिन बच्चे को पता है कि इस मसाले के अतिरिक्त किसी और मसाले से भी उसको बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है, कुक किया जा सकता है, उसका टेस्ट भी डिलीशियस होगा, बेहतर होगा। तो इस धारणा को, इस कंसेप्ट को एड्रेस करने के लिए आप क्या करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट है। ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रतिबंधित महसूस करें। किसी भी जगह बच्चा यदि अपने आप को प्रतिबंधित महसूस करेगा तो वहां पे सक्रिय ही नहीं होगा। जब बच्चा सक्रिय नहीं होगा तो बच्चा कुछ भी सीख नहीं सकेगा। विषय वस्तु को शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र यानी टीचर ओरिएंटेड पेडागोजी, ये भी गलत है।
हमें बाल केंद्रित शिक्षा की वकालत करनी है, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग देनी है, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी की बात करनी है, यह भी गलत है। ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सके, बिल्कुल हम उसको ऐसे अवसर दें, ऐसे सिचुएशंस दें जहां बच्चा निर्भीक होकर के, निडर होकर के, फियरलेस इन्वायरमेंट में अपनी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सके, उसे अवसर मिलने चाहिए, परिस्थितियां बेहतर होनी चाहिए। अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ भूमिका की उपेक्षा करना। देखिए, अधिगम एक सामाजिक क्रिया है और जब आप सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ रेफरेंस की कोई क्या कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं। तो जब आप इग्नोर कर रहे हैं तो बच्चा क्या होगा, विमुख हो जाएगा। हम जहां जिस समाज में है, समाज के धारणाएं मान्यताएं को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ चीजें होती है जो समय के साथ बदलाव की डिमांड करती है, बट आप सीधे तौर पर इसको खारिज नहीं कर सकते हैं। तो यह विकल्प भी आपका गलत होगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। निम्न में से किसे एक शिक्षिका द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्रमोटेड बाय अ टीचर? महारत हासिल करने की दिशा में लक्ष्य, बिल्कुल। परिहार उन्मुख लक्ष्य, देखिए ये ठीक ठाक है। इसमें क्या होता है, आप अपनी कमी या दोष को दूर करने की कोशिश करते हैं, दूर करने की कोशिश। आप उतनी ही कोशिश करेंगे जितने में आपको लगेगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम दूर हो जाए। आप एक्सपर्ट बनने की कोशिश नहीं करेंगे, तो इससे बढ़िया ये है, उससे बढ़िया नहीं है ये। प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, ये भी उतना बढ़िया नहीं है। बस आपको अपने परफॉर्मेंस के ग्राफ में थोड़ा सा बेहतर करना है, यह भी आपको एक्सपर्टनेस की ओर नहीं ले जाएगा। परिवार नहीं भाई मेरे, परिहार। आज मैं टाइपराइटर से बात करता हूं। परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य, यह भी गलत है। वही बात हो गई एक तरह से। अवॉइडेंस ओरिएंटेड परफॉर्मेंस गोल, इसमें एक वर्ड भी छूटा है, प्रदर्शन। परिहार उन्मुख प्रदर्शन नहीं, प्रदर्शन वर्ड है, सॉरी। तो इसमें 2 नंबर और 3 नंबर दोनों को मिक्स कर दिया गया है। हर हाल में जब आप किसी चीज में एक्सपर्ट बनने की बात करते हैं तो वह सबसे बेहतर होता है और इसको क्या किया जाना चाहिए, बढ़ावा दिया जाना चाहिए। 26 का 1 नंबर आंसर होगा। आते क्वेश्चन नंबर 27 पे। एक शिक्षिका को अपने शिक्षार्थियों में डैश की भावना पैदा करनी चाहिए। जुड़ाव की भावना, एक दूसरे से मिलकर रहें, सहयोग करें, बिल्कुल सही है। बहिष्कार गलत है, हीनता गलत है, अलगाव गलत है, ठीक है। एक्सक्लूजन नहीं करना, इंक्लूज करना है, यहाँ एक्सक्लूजन की बात हो रही है, इन्फेरिटी नहीं, सुपरियरिटी की बात होनी चाहिए। तो 27 का 1 हो जाएगा। आपस में सहयोग करिए, मिलजुल करके रहिए, इसकी भावना, ऐसी भावनाओं का विकास करने की कोशिश होनी चाहिए। आते हैं 28 नंबर पे। शिक्षिका ऐसे प्रश्न पूछने, शिक्षक को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए, शिक्षक को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो विद्यार्थी को उनसे जो अधिगम की अपेक्षा की जाती है और वो पहले जानते हैं कि बीच संबंध स्थापित करने को सुसाध्य दिख रहे। बिल्कुल सही कि क्वेश्चन कैसा हो टीचर के द्वारा, क्वेश्चन ऐसा हो कि स्टूडेंट जो पहले से जानते हैं, जो स्टूडेंट जो जानकारी पहले से रखता है, कुछ मिसिंग है। टीचर शुड आस्क क्वेश्चंस दैट facilitates students to establish relationship between what they are expected to learn and what they already know। बिल्कुल, देखिए यहां से इंग्लिश क्लियर कर रहा है कि what they are expected to learn, टीचर जो उम्मीद कर रही हैं कि क्या बच्चे को सीख जाना चाहिए, और बच्चा जो पहले से सीखा हुआ, जो जान रहा है, दोनों के बीच में एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए, एक कनेक्शन होना चाहिए कि अधिगम की जो अपेक्षा की जा रही है, जो उम्मीद की जा रही है, वो नॉलेज, और जो पहले से वो जान रहे हैं वो नॉलेज, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एक
रिलेशन होना चाहिए। अर्थात यदि मान लूं कि हमारा टारगेट, यहाँ टीचर ने सेट किया कि हमारा टारगेट है यहाँ पे, सपोज यहाँ पे हमारा टारगेट है, हमारा यहाँ पे टारगेट है और बच्चा पहले से, बच्चा यहाँ पे है, सपोज बच्चा यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ पहुंचना है, बच्चा यहाँ तक पहले से सीख चुका है, इतना तो पहले से वो सीख चुका है। तो इस सीखे हुए पाठ्यक्रम में या नॉलेज में और जो अचीव करना है, दोनों में क्या होना चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए, एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए। बिल्कुल ये सही है, तो ये आपका सही हो गया। अब है पूर्व ज्ञान नई अवधारणाओं में कोई भूमिका नहीं निभाता है, गलत बात है। जो नई जानकारी होती है ना, पूर्व ज्ञान पर ही डिपेंडेंट होता है। आप 6 का मैथ देखिए, उसमें लिखा होता है पुनरावलोकन, रिविजन, यानी जो पहले आपने पढ़ा 5 में उसका एक बार रिविजन करवाता है। आप 4 के मैथ को देखिए, उसमें भी लिखा होता है पुनरावलोकन, अर्थात जो पहले आपने सीखा है उसको फिर से एक शॉर्ट वे में एक समराइज करके रिव्यू करना है, रिवीजन करना है। यह गलत है, ए सही है, आर गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आते हैं 29 पे। निम्नलिखित में से कौन सा नहीं, कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलान। दंड से बचाओ, दंड बाहर का लोग देता है, ये आंतरिक नहीं बाह्य है। नकद पुरस्कार बाहर से मिलता है, ये आंतरिक नहीं बाह्य है। जिज्ञासा अंदर से मिलता है, ये बाह्य है। रुचि अंदर से प्रेरणा देता है, ये सही है। तो आपका हो जाएगा रुचि। 2 तरह के अभिप्रेरणा होते हैं, एक अभिप्रेरणा एक आंतरिक होता है, एक बाह्य होता है। आंतरिक आपको जन्म से, ये स्वयं डिफाइन करना होगा, स्वयं हो या फिर रुचि हो या फिर आप कह सकते हैं जिज्ञासा हो। जिज्ञासा हो, ये इंटरनल है। और बाह्य में ये सब आ जाएंगे, दंड, नकद पुरस्कार, बड़ाई, प्रशंसा, सब बाह्य आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए। फॉर इफेक्टिव लर्निंग टू टेक प्लेस, व्हाट शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर इंस्ट्रक्शंस। आप कहां से बताना शुरू करेंगे, कहां से निर्देश देंगे। आपको क्या करना है, अधिगम को बेहतर नहीं बेहतरीन करना है। तो असफलता का डर, यानी बच्चे को आप शुरू में सिखाएंगे कि नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, डर दिखाएंगे, गलत है। बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, बिल्कुल हम शुरू कहां से करेंगे, तो बच्चे जिस सोसाइटी जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं वहां की बात से, उसके रेफरेंस के बेसिस पे हम बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चा आसानी से सीख सकेगा। अब बिहार के किसी गांव की बात हो और आप वहां पे क्रिसमस की बात कर रहे हैं, तो बच्चा क्रिसमस की बात को समझेगा, सीखेगा, लेकिन बनस्पत इसके उसको छठ के बारे में बतलाइए, उसको दुर्गा पूजा के बारे में बतलाइए, उसको ईद के बारे में बतलाइए, उसमें ज्यादा आसानी से समझ सकेगा। अब बताएंगे क्रिसमस के बारे में तो निश्चित तौर पे कम बच्चे उसको बेहतर तरीके से समझ सकेंगे, केवल नाम सुना होगा। सेलिब्रेशन जिस तरह से यहाँ के रीति रिवाज वाले पर त्योहार की होगी, वहां की उस तरह से नहीं होगी। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। सफलता के लिए इनाम की बात नहीं करिए, बच्चा भाग जाएगा। शुरू शुरू में तो आएगा कि सफल हो गए तो इनाम मिलेगा, लेकिन कब तक चलेगा, लंबे समय तक ये नहीं चलेगा। सेंस ऑफ कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा की भावना, यहां पर छूट गया है। प्रतिस्पर्धा की भावना, तो यह भी गलत है। कंपटीशन की भावना अभी क्या कभी भी तैयार नहीं करनी है। 30 का हो जाएगा 2 नंबर। आज आंसरिंग में कुछ परेशानी हुई, जिस नोट 3 पे हम लोग काम करते थे, नोट 3 ठीक से काम किया नहीं, तो दूसरे पोर्टल पे आकर के काम करना पड़ा। फिर भी आई होप कि आप एंजॉय किए होंगे इस सेशन को। मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस नाइट।